Hi everyone, welcome back, and now we are going to continue the questions on weighted average cost of capital. This is going to be the another question, और इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, सो मेक श्योर यू मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट. इसमें हर एक टाइप का कॉस्ट जो है, यानी इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर हो, रिटेन्ड अर्निंग्स हो, ये चारों के चारों हम कैलकुलेट करेंगे और फिर WACC निकालना है अगेन ऑन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको. Determine the cost of capital of Best Luck Limited using the book value and the market value. Weights from the following information. और अगर आप देखोगे तो नीचे टेबल में आपको इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, इन सब के बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट्स दिए हुए हैं. सॉरी, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी हुई है. एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो मार्केट वैल्यू में रिटेन अर्निंग्स की अमाउंट जो है वो जीरो है, नहीं है. इसका रीज़न भी सही है. रिटेन अर्निंग क्या होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो हमने हमारे कंपनी में रख लिया, शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं है. अब रिटेन अर्निंग की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती. क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर किसके पास होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं. और रिटेन अर्निंग की जो अमाउंट है ये कंपनी के होल्डर्स की, यानी इक्विटी या ओनर्स की ही अमाउंट है. यानी कि ये जो इक्विटी शेयर्स और ये जो रिटेन अर्निंग्स बुक्स में जो दिख रहा है, ये और किसी का नहीं, एक ही बंदे का है, वो है इक्विटी शेयर होल्डर, जिसकी मार्केट वैल्यू वहां पे आपको 200 लाख रुपए दी हुई है. तो सर, बुक वैल्यू कैलकुलेट करते समय तो ठीक है, मार्केट वैल्यू के समय पे हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है. जो मार्केट में वैल्यू है उस वैल्यू को हम इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स के प्रोपोर्शन में बांट देंगे. यानी कि अगर आप ध्यान दोगे तो इक्विटी शेयर्स की जो टोटल वैल्यू है वो है 120 लाख और रिटेन्ड अर्निंग्स की जो वैल्यू है वो है 30 लाख, यानी कि हुआ 150 लैक्स. अब आप फाइंड आउट करो कि 120 डिवाइडेड बाय 150 कितना होता है. ये 120 डिवाइडेड बाय 150 करोगे तो आपको पता चलेगा कि 80% इक्विटी शेयर्स का है बुक वैल्यू और 20% रिटेन्ड अर्निंग्स की बुक वैल्यू है. सो 80-20 का बुक रेशियो निकलता है. उसी रेशियो में मार्केट वैल्यू को डिवाइड कर दो. सो 200 का 80% इज 160 और 20% इज 40 लैक्स. तो जब हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो हम 160 लेंगे इक्विटी शेयर्स में और 40 लेंगे रिटेन्ड अर्निंग में. ध्यान देंगे, अभी भी हम 200 ही ले रहे हैं और अभी भी ये 200 इक्विटी शेयर होल्डर का इक्विटी शेयर होल्डर में ही है. सिर्फ दो हिस्सों में बढ़ गया, वो है इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स. चलो ठीक है, आगे लेते हैं, आगे बढ़ो. एडिशनल इन्फॉर्मेशन. अब एक काम आप यहाँ पे ज़रूर करिएगा कि यहाँ पे आप टोटल करके रख लो पहले से ही. जैसे 120, 30, 150 लाख प्लस 9 लाख प्लस 36 लाख, तो ये हो गया आपका टोटल 150 लैक्स. ये 150 लैक्स है, ठीक है. ठीक है सर. अब दूसरा क्या है? 200 प्लस 10.40 प्लस 33.75, सो ये आता है आपका 244.15 लैक्स. ठीक है, आगे देखो. इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट ₹130 पर शेयर. अभी इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस है 130 रुपये, लेकिन अगर मैं नए इक्विटी शेयर्स इशू करने जाऊं तो वो 125 रुपये में ही इशू करूंगा और उस टाइम पे वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे. मतलब सारे के सारे शेयर होल्डर्स शेयर्स मार्केट में बिक जाएंगे. यानी कि 125 की प्राइस फेयर प्राइस कहलाएगी, क्योंकि उस प्राइस पे सारे शेयर्स बिक जा रहे हैं. फ्लोटेशन कॉस्ट होगी 5 रुपये की पर शेयर. फ्लोटेशन कॉस्ट कब लगती है सर? जब आप शेयर्स को इशू करते हो. और इशू कितने प्राइस पे कर रहा हूं मैं? 125 के. तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 2 रेट दिया हुआ है, लेकिन आपके काम की है ये 125 और 5, तो डिनोमिनेटर में 125 माइनस 5 आएगा. आगे देखो. डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर्स. पिछले 5 सालों में डिविडेंड्स स्टेडिली इंक्रीज हो रहा है. ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी कि हर साल जो ग्रोथ हुई है वो एक ही परसेंटेज से ग्रोथ हुई है, स्टेडिली. फ्रॉम 10.60 टू 14.19% रुपीज पर शेयर. ठीक है. पिछले 5 सालों में 10 रुपए 60 पैसे से 14.19 हो गया है पर शेयर. डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, मतलब अब जो साल शुरू हो रहा है उसके एंड में मैं डिविडेंड कितना बांटूंगा? 15. तो ये ऑलरेडी D1 है, इसमें ग्रोथ इंक्लूडेड होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है एक्सपेक्टेड. ये सारी बातें हो गई इक्विटी की. पहला और दूसरा पॉइंट आपको मदद करेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए.
तीसरा पॉइंट देखो, प्रेफरेंस शेयर्स आपको दिया है 15% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि 15% क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 वुड रियलाइज 105 पर शेयर। रियलाइज का मतलब इतने मिलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज नेट प्रोसीड्स। 15% का कूपन जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है वो हमेशा किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है, याद रखना, मार्केट प्राइस या फिर ऐसे रियलाइज वैल्यू पे नहीं लगता। ओके और आप अगर ध्यान दोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स में आपको ना रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, ना मैच्योरिटी पीरियड, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ एक ही बचा, इरिडीमेबल। तो इस केस में इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा। आगे डिबेंचर्स कंपनी ने जो इशू किया है उसका क्या है डेटा ये दिया हुआ है। डिबेंचर्स, द कंपनी proposes to issue 11-year 15% debentures but the yield on the debentures of similar maturity and risk class is 16%, flotation cost is 2%। ये थोड़ा कैलकुलेट करना आपके लिए डिफिकल्ट जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। पहले तो मेच्योरिटी कितनी है डिबेंचर की, 11 साल की, तो आपका टाइम आ गया 11 साल। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट है 15% का, बट द ईल्ड का मतलब होता है रिटर्न, ठीक है। ईल्ड जो है, रिटर्न जो है, सिमिलर मेच्योरिटी, मतलब ऑन डिबेंचर्स ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी। हमारी कंपनी तो 11 साल के लिए डिबेंचर इशू कर रही है जिसपे 15% का कूपन देगी। ऐसे ही डिबेंचर जो मार्केट में अवेलेबल है 11 साल के लिए दूसरे कंपनीज के, उस पे इन्वेस्टर्स को 16% का रिटर्न मिलता है। सो ये तो है कूपन रेट, लेकिन ये है आपका ईल्ड। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दो। कोई और अगर ऐसे डिबेंचर मार्केट में इशू करता है तो वो मार्केट में इन्वेस्टर्स खरीद के 16% की कमाई कर सकते हैं। आपके पास में दो ऑप्शन देता हूं, कंपनी बी, कंपनी ए। मैं भी 11 साल के 15% कूपन वाले डिबेंचर इशू कर रहा हूं, ये भी 11 साल के 15% वाले डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की फेस वैल्यू 100 रुपए। तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो दोनों को जो मिलने वाली है, आप मेरे पास में इन्वेस्टमेंट करो तो भी 15 रुपए मिलेगा, इसके पास इन्वेस्टमेंट करो तो भी 15 रुपए मिलेगा, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपए पकड़ के चल रहा है और 15% कूपन अमाउंट है, ठीक है। अब यहां अगर इन्वेस्टमेंट करते हो सिमिलर डिबेंचर्स विद सिमिलर मैच्योरिटी, यानी कि कंपनी बी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो इनकम का परसेंटेज निकलेगा 15 रुपए डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, वो होगा 16%। 16% आपको रिटर्न मिलेगा। बताओ, सेम टाइप के डिबेंचर मैं बेच रहा हूं तो मैंने आपको कितना रिटर्न कम से कम देना चाहिए, 16%। क्योंकि उससे कम रिटर्न या ईल्ड में आपको अगर दूंगा तो आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे, देखो सर दोनों जगह पे डिबेंचर सेम, मेच्योरिटी सेम, कूपन रेट सेम, फेस वैल्यू सेम। यहां इन्वेस्टमेंट करते तो हमारी इनकम 16% की, आपके पास इन्वेस्टमेंट करते तो लेट से 12% की, तो हम आपके पास में क्यों करें, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसलिए कम से कम हमको कितना देना पड़ेगा, 16%। 15 रुपए इज नथिंग बट द 16% वाली इनकम। रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा कि मार्केट प्राइस या जो मार्केट में इसकी वैल्यू इशू प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए। मैं बताऊंगा आपको। कॉर्पोरेट टैक्स का रेट यहाँ पे 35% का दिया हुआ है और आपको ये बोला गया है कि आप इग्नोर करो डिविडेंड टैक्स को, ठीक है, इग्नोर कर देंगे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, और कहानी यहीं पे खत्म। इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, अब ध्यान दो एक एक करके। आपको WACC निकालना है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के लिए। उसके पहले सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लेंगे इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे सर, डिविडेंड प्राइस अप्रोच से निकालोगे। D1 मार्केट प्राइस माइनस, या इशू प्राइस लेंगे अभी हम क्योंकि इशू की बात चल रही है, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस ग्रोथ। D1 उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 15 का, इशू प्राइस उन्होंने बोली है 125 होगी जो अभी नए इशू करने वाले, उसमें 5 रुपये की फ्लोटेशन कॉस्ट। आपके पास जो नहीं है वो है ग्रोथ। अब ये ग्रोथ हम कैलकुलेट करेंगे।
हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं। पिछले 5 सालों में जो डिविडेंड था 1 2 3 4 5 का, वो कितना हुआ पता है आपको? 10 रुपये 60 पैसे से 14 रुपीज़ 19 पैसा। 10.16 से वो 14.19। अब आपको एक रेट पता करना है कि 10 रुपये 60 पैसे में कंटिन्यूसली अगर मैं ग्रोथ ऐड करते जाऊं तो कौन सा ऐसा रेट है 5 सालों में जो 10 रुपये 60 पैसे को 14.19 में कन्वर्ट कर देता है। और आपके पास एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं आपको अब बताता हूँ, वो यहाँ पे काम आएगा। ये याद है, मार्किंग की हुई। छोड़ो, मैं आपको वापस बेसिक वाले से लेके चलता हूँ ना। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर एन। कंपाउंड यानी कि फ्यूचर वैल्यू जो कि 14.19 है, प्रिंसिपल वैल्यू 10.60 है, 1 प्लस आर टू द पावर 5। अब 10.60 को इधर लेके जाओ तो 14.19 डिवाइडेड बाई 10.60, और ये 5 जो है 1 प्लस आर टू द पावर 5 का, इसको भी इधर लेके आओ। या फिर पहले चलो इतना स्टेप बाय स्टेप करता हूँ आपके, नहीं तो सर के ऊपर जाएगा। 1.34, सो ये आता है 1.34 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 5। अब ये 5 को इधर लेके आओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नहीं, फिफ्थ रूट ऑफ 1.34 इज इक्वल टू 1 प्लस आर आएगा। अब मैं तो फटाक से आंसर निकाल सकता हूँ। 1.34 टू द पावर 5, और ये आंसर आएगा आपका 1.06, और ये आ गया 1 प्लस आर। 1 माइनस हो जाएगा, या 1 इधर आके माइनस में चल जाएगा। आर विल बी 6%, यानी कि ग्रोथ कितनी आ रही है? 6% की। सर हमको ऐसे कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करने देते एग्ज़ाम में, तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको ऐसे फिफ्थ रूट ऑफ 1.34 निकालना होता है तब कहानी बहुत आसान है। मैं आपको साइड में बताता हूँ। 1.34 रखो कैलकुलेटर में, मेरे साथ साथ चलो। अब 12 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ। कहाँ है? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा एक काम करो, मेरे को पहले चेक करने दो, आप यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि मेरे इस कैलकुलेटर में शायद वो जो एक स्टेप का भी अगर डिफरेंस आया इस कैलकुलेटर और उस कैलकुलेटर में, तो आंसर गलत आएगा। तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ पहले ध्यान दो, और उसके बाद एक बार वापस करके देखना। मैंने 12 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाया। अब कुछ नहीं दबाना, मैंने इक्वल टू दबाया, लेकिन आपने कुछ नहीं दबाना क्योंकि उस कैलकुलेटर में वैसा ज़रूरी नहीं है। अब आप करेंगे -1, तो मैं यहाँ पे किया -1, ठीक है। इक्वल टू नहीं दबाना, मैंने दबाया है, आपने नहीं दबाना इक्वल टू कहीं पे भी जब तक मैं नहीं बोलूँ। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो कि क्यूब रूट वो रूट में था, रूट में 5 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, ठीक है। इक्वल टू नहीं दबाना। अब करो +1, किया, इक्वल टू नहीं दबाना। अब मल्टीप्लाइड बाय और इक्वल टू, ये हुआ एक बार, फिर से मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 2 बार, ऐसे 12 बार आपको दबाना है, 12 टाइम्स। सो इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं, ये गलत हो गया, मेरे से गलत हुआ है कहीं तो। स्टेप सारी सेम है, मैं एक बार फिर से करता हूँ। 1.34, क्योंकि ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस, नहीं गलत हो जाएगा। आप करके देखना, ये वाली स्टेप्स आपके कैलकुलेटर में सही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया +1 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे इसमें अलग आ रहा है।
अच्छा, ये होगा 1/5, हाँ, टू द पावर 1/5। यहाँ स्क्वायर रूट मत लिखो, उसको ऐसा लिखो, बात तो खैर सेम ही पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 1.34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया ये? 1.06 आना चाहिए था सर। कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। चलो 2 मिनट का टाइम और दो मेरे को। अब मेरे पास ना वो कैलकुलेटर नहीं है। आपके इसमें ये स्टेप्स करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। और आई थिंक मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड करके देखना, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो डिवाइड में आंसर आ जाता है। अगर 1/5 है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। इधर अगर 1/5 है ना, मान लो जैसे मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे, हाँ यहाँ 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 इधर में अगर आपका 1/5 है तो उधर में आप लास्ट में आप डिवाइड बाय 5 करोगे, और इधर में ही अगर टू द पावर 5 है तो लास्ट में आपको मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा। सो फिलहाल आप इसको ऐसा रखो, और एक स्टेप, दो स्टेप, हाँ ठीक है। मैंने शायद ना कहीं कम दबाया, बाकी सारी स्टेप सही है। 1.34 एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, ठीक है। अब देखो, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया, ठीक है। मैंने पिछली बार 1 या 2 बार कम दबाया था, ये देखो 1.06 आ रहा है। सो यही है वो 1.06। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अब ये ग्रोथ आप डाल दो यहाँ पे। तो आपका जो फाइनल रेट है वो हो जाएगा 0.185। दैट इज, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 18.5% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है सर, ये पहला निकला, थोड़ा सा लंबा था। स्टेप्स सेकंड, ध्यान देंगे आप। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है हमको? सेकंड बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स तो बहुत इजी है। प्रेफरेंस शेयर्स आपको इररिडीमेबल वाले दिए हुए हैं, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत आसानी से आपका वो कैलकुलेशन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल वाला फॉर्मूला में प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड्स आप लेते हो, ठीक है, नेट प्रोसीड्स। सो 15% इंटू 100 की फेस वैल्यू अज्यूम करके चलेंगे जब कुछ नहीं दिया हुआ है, और 105 ही है ना, ठीक है। तो 105, और ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा। नीचे ले लेता हूँ, $14.29%। आप उसको 14.3% भी ले सकते हैं। ख़त्म। तीसरा सर, अब आएगा मज़ा। अच्छा, एक चीज़ हमने नहीं ली यहाँ पे, वो थी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स भी हमारे क्वेश्चन में है। और अब हमने क्या पढ़ा था सर कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स सेम होती है। सो ऐसे केस में आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बिकम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस आएगा। क्या? यहाँ पे आपको एक डिफरेंस ये आएगा कि आपकी दोनों कॉस्ट सेम नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग सेम होता है, इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता होगा। तो सर ये रहा फॉर्मूला, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ।
डिविडेंड है 15 का और नेट प्रोसीड्स है 125 के प्लस 0.06 और ये आपका आंसर आएगा 18%। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं किया आपने, नहीं की इसीलिए तो मैंने अलग से कैलकुलेशन किया, अदरवाइज मैं 18.5 लिख देता था। रिटेन्ड अर्निंग्स एक ऐसी अमाउंट है जो कंपनी ने अपने पास ही रखी है, बाहर से मंगवाई नहीं है। आपसे कंपनी की तरफ पैसा आता है तो जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उनके थ्रू आता है तो उनको भी पैसा देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जो इक्विटी शेयर आप तक पहुंचते हैं उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, लेकिन जो मेरी कंपनी ने पैसा कमाया है रिटेन्ड अर्निंग्स वो मेरे पास ही है, तो इनको तो मेरे को कुछ नहीं देना पड़ रहा, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट तो कुछ भी नहीं आएगी, यानी कि जीरो। इसीलिए डिनोमिनेटर में सिर्फ आया कितना 125, ठीक है। तो ये हो गया केएस, 3 हो गए। लास्ट वाला आइटम देखो, यही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी। अब आपको निकालना है सर कॉस्ट ऑफ डेट, और यहाँ पे है ये है रिडीमेबल। रिडीमेबल है तो सबसे पहले फॉर्मूला रिडीमेबल वाला आ जाएगा आपका 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम, एंड यहाँ पे आ जाएगा रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जितनी डिटेल दी है उतनी लिखते जाते हैं। डिबेंचर देखो, डिबेंचर की कूपन अमाउंट कितनी 15% और टैक्स रेट है 35%। सबसे पहले तो 15% है, फेस वैल्यू 100 मान के चलते हैं, 15 रुपये उस पर यह हो जाएगा, टैक्स रेट 0.35, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। रिडम्पशन कितने पे होगा नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम 100 मान के चलते हैं, जनरली ये अज्यूम किया जा सकता है 100 प्लस। अब सिर्फ एक फिगर आपके पास में नहीं है तो वो है इशू प्राइस। इशू प्राइस आपके पास में नहीं है कि आप कितने पे इशू करोगे, ठीक है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा समझाता हूं मैं। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते, क्या आप ये मानते हो मैं जिस रेट पे इशू करूंगा वही रेट आपके लिए क्या होगी, वो रेट वही अमाउंट, मान लो मैंने 100 रुपये पे डिबेंचर इशू किए तो आप मेरे को कितना दोगे 100 रुपये। मैंने जो 100 रुपये पे डिबेंचर इशू किए, मैं क्या उसको बोल सकता हूँ ये 100 रुपये इशू प्राइस है? हाँ सर, क्योंकि आपने इशू किया 100 रुपये पे तो 100 रुपये इशू प्राइस है। यही 100 रुपये जो आपको देना पड़ रहा है, क्या मैं आपके लिए बोल सकता हूँ कि ये 100 रुपये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है? यस सर, ये आपके लिए 100 रुपये इन्वेस्टमेंट है। ध्यान देंगे, अब जो आपका इन्वेस्टमेंट है वही मेरे लिए इशू प्राइस है, वही मेरे लिए इशू प्राइस है, राइट? जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो मेरे लिए इशू प्राइस है। ठीक है सर, इतना तो समझ में आया, आगे ध्यान दो। आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको कितना परसेंटेज रिटर्न मिलता? 16%। अब ध्यान दो, आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं रफ में कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, ठीक है, या फिर हम इधर ही करेंगे, लेकिन ये रफ वर्किंग हो गई। आप ध्यान दो, आपने इन्वेस्टमेंट किया हो 100 रुपए का, और 100 भी नहीं, मत पकड़ो ना यार, आपने इन्वेस्टमेंट किया हो 200 का और उस पे आपको इंटरेस्ट मिला हो 10 का, तो आप यील्ड या रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10/200 करेंगे ना, 10/200 करोगे कि 200 रुपए दे के 10 मिला, 200 दे के 10 मिला तो कितना हुआ? 5%, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 3 फिगर ली है, यील्ड 5% की, इंटरेस्ट 10 रुपए का और इन्वेस्टमेंट 200 रुपए का। सेम चीज मैं यहाँ पे लूंगा, वर्किंग नोट, चलो थोड़ा नीचे लिख लेता, ध्यान देना। यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है? यील्ड कैलकुलेट होता है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितना है, और ध्यान देंगे यही आपका इशू प्राइस है। दिस इज गोइंग टू बी द इशू प्राइस फॉर कंपनी। इन्वेस्टमेंट किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए क्या है? इशू प्राइस। अब इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है सर? 15 का, 100 रुपए की फेस वैल्यू है तो 15 का मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कितना किया सर? नहीं पता, मैं इसको लिखता हूँ इशू प्राइस, लिख सकता हूँ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इशू प्राइस। यील्ड कितना है ये हमको पता है, 16% दिया है क्वेश्चन में, कि यहां इन्वेस्टमेंट करके 15 रुपए जो मिलेगा दैट विल बी 16% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो अब आपकी इशू प्राइस आ जाएगी यहाँ पे 15/0.16, 93.75। क्या ये फिगर मैं ऊपर रख सकता हूं? नहीं, अभी बाकी है।
नेट प्रोसीड्स चाहिए हमको, इशू प्राइस नहीं चाहिए ऊपर फॉर्मूले में रखने के लिए। और नेट प्रोसीड्स इज नथिंग बट इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी सर? 2% है ऑफ 100 माइनस 2। अब यहां मैं एक गलती बताऊंगा इंस्टीट्यूट की, सो ज़रा ध्यान दीजिएगा। गलती क्या है सर इंस्टीट्यूट की? इंस्टीट्यूट की गलती है कि उन्होंने जो फ्लोटेशन कॉस्ट लिया है वो 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट 100 रुपये पे लिया है, जबकि फ्लोटिंग अमाउंट जो होती है उस पे 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट लगना चाहिए। यानी कि ये 2% लगने चाहिए 93.75 पे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने लगाया 100 पे। अब यहाँ ये गलती है, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 93.75 पे लगना चाहिए, दैट इज़ प्रैक्टिकल, और जो 100 पे लगाया दैट इज़ थ्योरेटिकल, जो बुक के लिए किया। तो अभी हम एग्जाम पर्पस के लिए 2% ऑफ 100 ही लिखेंगे। आप साइड में लिख के रखो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता 90% ऑफ द टाइम। सिर्फ 10% ऑफ द टाइम डिपेंड करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टिव ऐसा बनाया कि फेस वैल्यू का 2% लेंगे हम, तो फिर बात अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। मान लो फेस वैल्यू है 100 रुपये, मैंने ये इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किया, ठीक है, आप तक पहुंचाना है, या प्रेफरेंस शेयर हो डिबेंचर हो, ये आप तक पहुंचाऊंगा कैसे? इन लोगों की मदद से। और ये लोग अपनी फीस चार्ज करते हैं कि आपसे कितना पैसा लेके हमको दिया, जितना पैसा ये कलेक्ट करने में मदद करते हैं उस पे उनको कॉस्ट आती है, जितना पैसा कलेक्ट करते हैं। और वो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस या इशू प्राइस पे, फेस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये हमको फेस वैल्यू नहीं दे रहे, ये हमको इशू प्राइस दे रहे। सो बस यही फ़र्क है। फिलहाल क्वेश्चन में ऐसा ही लिख के चलेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा ही किया। तो मार्क्स अगर लेने हैं तो सर इसके हिसाब से जाएंगे, लेकिन साइड में लिख के रखो प्रैक्टिकल क्या होता है, ताकि हमको दोनों पता रहे ना, हम एटलीस्ट अंधेरे में तो ना चले। अब है तो है, क्या कर सकते हैं ऐसे। 91.75, ठीक है, 91.75, ये है इतना बड़ा क्वेश्चन। ध्यान देंगे, एक सेकंड ना, होल्ड करना। सो 15 लेस 35% अगर मैं करूँ तो वो आता है 5.25, और सॉरी 9.75 प्लस, अच्छा यहाँ हमने क्या लेना चाहिए था? 11। 100 माइनस 91.75 डिवाइडेड बाई 11 बिकम्स 0.75 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 91.75 divided by 2 becomes 95.875, और ये फाइनल आपकी कॉस्ट ऑफ डेट 9.75 प्लस 0.75 प्लस 95.875, दैट बिकम्स, अरे क्या पागलेपंती कर रहा हूँ मैं, 10.95%। सारी कॉस्ट आपके पास अब आ चुकी है, तीनों चारों जितनी भी थी, एक ये 2 3 4 ही है। अब बारी है सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की, और आपका आंसर फाइनली रेडी होगा। इंडिविजुअल निकालना होता तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती। नाउ इज़ द टाइम टू कैलकुलेट WACC। एक ही इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। चार्जिंग पे लगाना ज़रूरी है। सोर्स यहाँ लिख देता हूँ रुपीज़ इन लैक्स, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज सच। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सबका सेम रहेगा। सो सोर्स वेट, cost into weight, weight, cost into weight, this is market value and this is book value,
इक्विटी, retained earnings, preference shares, डिबेंचर्स। अब देखो, अच्छा वहाँ तो आपका 120, 30, 9, 36 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी 18.5, 18, प्रेफरेंस शेयर्स 14.29 और 10.95 आफ्टर टैक्स है ऑलरेडी। बुक वैल्यू वेट 120, 30, प्रेफरेंस है ना 9 और 36 यानी 9 एंड 36। सो C इंटू डब्ल्यू, चलो ठीक है। मार्केट वैल्यू को भी ले लो। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 160 और 40। अगर नहीं समझ में आया 160 और 40 कहाँ से आया तो वापस स्टार्टिंग में जाओ लेक्चर के, मैंने वहाँ पे समझाया था आपको, इसलिए वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और 10.40 एंड 33.75 लैक्स में ले लिया मैंने सारा, ताकि कैलकुलेशन बचाया जा सके। टोटल कर लो। अच्छा टोटल भी तो हमने ली हुई है सर, 150 एंड 244.15। ठीक है, करें आगे बढ़े। 120 इंटू 18.50, एक नया तरीका बता रहा हूँ मैं। अगर आपको वेट्स डेसिमल में नहीं निकालने, क्योंकि ये इतनी अमाउंट तो वैसे भी लिखनी पड़ेगी, ये जो अमाउंट रुपीज़ मैंने लिया है, अगर आपको वेट्स डेसिमल में नहीं निकालने तो ये एक और तरीका है। आंसर सेम आता है, आप वैसे भी करके देखो, ऐसे भी करके देखो, दोनों तरीके हमको पता होने चाहिए। सो 120 इंटू 18.5 इज़ 2220। एक सेकेंड ना, परसेंटेज है। पंगे हो जाएंगे। चलो आप लिखना मत, मैं देखता हूँ उसका आंसर क्या आता है, उसके हिसाब से फिर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। $22.20 ले लो। 30 इंटू 18% इज़ 5.4। 9 इंटू 14.29% इज़ 1.2861। and 36 into 10.95% is 3.942. Total will be 32.83 divided by 150 will become 32.83 divided by 150, ये बनेगा आपका 21.89%। और अगर अब मैं वैसे कैलकुलेट करता तो कितना आता, ये एक बार देखने दो। नहीं 21% तो नहीं आएगा। 21% नहीं आएगा सर। 22.20। चलो एक तरीका है यार, मैं मतलब वेट्स लेके तो अपन वैसे भी कर ही रहे थे अभी तक। चलो मेरे को देखना तो, मैं इस कैलकुलेटर में करके देखता हूँ, मेरे पास जो है।
इसमें हम क्या कर सकते हैं? सही तो है, मैंने कहाँ गड़बड़ की होगी? ओके 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 सी, देखो सही है, थोड़ी सी गड़बड़ थी बस अपनी। ये तो सही अमाउंट जो अपन ने लिखी है 22.20, सिर्फ एक अमाउंट गड़बड़ है, ये है 195। और यहाँ क्या लिखा था मैंने? ये 195 आएगा ना सर, 150 तो ऊपर के दो में कंप्लीट हो गया। 195, 120, 30, 9 और 36, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। तो ऐसा ये कर लिया, अब एक बार मैं उसका भी कर लेता हूँ, ठीक है। 160 इंटू 18.5%, 29.6। फिर 40 इंटू 18%, 7.2। और 10.40 इंटू 14.29%, 1.49। और 33.75 इंटू 10.95%, 3.7। 10.40 इंटू 14, ठीक है। अब इनके टोटल करते हैं। 29.60 प्लस 7.2 प्लस 1.49 प्लस 3.70 बिकम्स 41.99। यहाँ आंसर ख़त्म नहीं होता, ये आपकी कॉस्ट नहीं है अभी भी, ध्यान देना। सो WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट, मार्केट वैल्यू वेट। अब ध्यान दो, क्या नहीं किया था हमने यहाँ पे? हमने 120 डिवाइडेड बाय 195 नहीं किया, ताकि जिससे वो वेट आता है। हमने 30 डिवाइडेड बाय 195 नहीं किया, 9 डिवाइडेड बाय 195 नहीं किया। 4 बार आपको 195 से डिवाइड करना पड़ता वेट लेने के लिए ट्रेडिशनल मेथड से। अब मैं सिर्फ एक ही बार डिवाइड करूंगा, करेंगे तो सही लेकिन एक ही बार। 32.83 डिवाइडेड बाय 195, 41.99 डिवाइडेड बाय 244.15। एक बार मेरे को ये देखने दो कि ये 244 की तो वैल्यू सही है ना? सही है। सो परसेंटेज फाइनल 32.83 डिवाइड बाय 195, 16.84। और 41.99 डिवाइडेड बाय 244.15, 17.20। ये दोनों फाइनल आंसर आपके। आप लिख लो इन सबको और आपकी कहानी खत्म। यानी कि 100 रुपए का इस्तेमाल करने के लिए बुक वैल्यू के हिसाब से 16 रुपए 16 रुपीज 84 पैसे का खर्चा उठाना पड़ता है, सारा का सारा कैपिटल मिला के। मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से अगर देखें तो 100 रुपए का कैपिटल यूज करने के लिए 17 रुपए 17.20 रुपीज का खर्चा उठाना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द WACC। देखा, आपको ये क्वेश्चन 8 मार्क्स से कम का नहीं है, तो अगर आया तो 8 मार्क के लिए तो कम से कम आएगा ही आएगा, एंड इट टेक्स टाइम। तो जैसे स्टार्टिंग है आपकी, तो धीरे 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 मैंने बहुत डिटेल में भी 2-3 चीज़ें लिखी है, तो उतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आंसर्स नोट डाउन करो एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बाय बाय।